प्यारे बच्चों, 11th क्लास केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर परमाणु की संरचना के 11th लेक्चर में आपका स्वागत है। तो आइए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इस लेक्चर में हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ सबसे पहले तो हम बोर मॉडल के आधार पर दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस करेंगे, जिसमें हम एक तो बोर त्रिज्या का सूत्र ज्ञात करेंगे और एक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का सूत्र जो है वो ड्राइव करना सीखेंगे। दूसरा जो है, हम हाइड्रोजन के परमाणु के लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ लिया था। हम इसी हाइड्रोजन परमाणु के रेखा स्पेक्ट्रम के जो है बोर मॉडल के आधार पर व्याख्या करेंगे। उसके बाद जो है हम इन टॉपिक्स पर आधारित कुछ एनसीईआरटी बुक्स की प्रॉब्लम्स यानी कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। और लास्ट में जो है एक छोटा सा टॉपिक है हमारे पास, वो है बोर मॉडल की सीमाएं, यानी बोर मॉडल की क्या क्या सीमाएं रही है, क्या क्या इसकी कमियां रही है, उसको हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। आइए सबसे पहले हम बोर त्रिज्या की गणना यानी बोर रेडियस की कैलकुलेशन किस तरह से कर सकते हैं, बोर रेडियस का फार्मूला जो किस तरह से ड्राइव कर सकते हैं, ये सीखते हैं। तो इसके लिए आप एक हाइड्रोजन का परमाणु भी मान सकते हैं, या हाइड्रोजन जैसा कोई अन्य स्पीसीज भी आप लेकर के चलते हैं जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन हो। तो ये हम परमाणु का नाभिक लेते हैं और ये मान के चलते हैं कि जो एकमात्र इलेक्ट्रॉन हमने हाइड्रोजन के परमाणु में या हाइड्रोजन जैसे स्पीसीज में मानना है, उसका एक इलेक्ट्रॉन जो है ये इस पथ में घूम रहा है। ठीक, तो अब इस आर्टिकल में हमें क्या करना है कि ये जो पथ है, ये कक्ष जो है, इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। हमें क्या ज्ञात करनी है? इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हमें कुछ चीजें मान के चलनी पड़ेगी। एक तो ये जो हमने हाइड्रोजन या हाइड्रोजन जैसा स्पीसीज लिया है, इसका परमाणु क्रमांक, क्या परमाणु क्रमांक हम मान के चलते हैं कितना है, Z है। ठीक, दूसरा इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो है वो हम मान के चलते हैं E है। ठीक, अब जितना इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है ना, उतना ही प्रोटॉन पर क्या होता है, धन आवेश होता है। ये चीज आपको याद रखनी है। अब किसी भी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है? जितना उसका परमाणु क्रमांक होता है उतनी प्रोटॉनों की संख्या होती है। ठीक, और एक प्रोटॉन पर E आवेश है तो Z इलेक्ट्रॉनों पे कितना हो जाएगा, ZE हो जाएगा। तो यानी इसके नाभिक में जो आवेश है वो कितना है, ZE। और जो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ के बजाय जो है मैं यहाँ पर रख देता हूँ, तो इस इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है, E आवेश है, अभी हम मान के चले। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए कि इस इलेक्ट्रॉन पर दो तरह के बल लगते हैं। ये आपको पता है कि धन आवेश ऋण आवेश को आकर्षित करता है। तो एक तो नाभिक द्वारा आकर्षण बल, कौन कौन से बल लगे, एक तो नाभिक द्वारा आकर्षण बल, ठीक, और दूसरा बल कौन सा लग गया भाई, कि जैसे ये आकर्षण बल अंदर की तरफ लगता है ना, इसी आकर्षण बल की वजह से ये इलेक्ट्रॉन इस वृत्ताकार पथ में घूमता है। ठीक, जब भी कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घूमती है ना, तब इसके ऊपर बाहर की तरफ एक बल लगता है जिसको हम कहते हैं अपकेंद्रीय बल। कौन सा बल कहते हैं, अपकेंद्रीय बल। इसके बारे में हम फिजिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, सर्कुलर मोशन में आता है ये। तो अब वास्तव में ये जो नाभिक द्वारा आकर्षण बल और ये अपकेंद्रीय बल एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक, अब नाभिक पे चार्ज कितना है, ZE, इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना है, E। तो इनके बीच में जो आकर्षण बल है, ये आकर्षण बल F जो है वो कितना होगा, ये चीज फाइंड आउट करने के लिए हम एक बार 10th क्लास के विद्युत में हमने एक फार्मूला पढ़ा था, एक नियम पढ़ा था, कूलाम का नियम। उसको रिवाइज करवा देता हूँ। कूलाम का नियम ये कहता है कि मान लेते हैं हमारे पास Q1 और Q2 दो आवेश हैं और उनके बीच की दूरी कितनी है, R है। तो इनके बीच का आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो है उसका सूत्र था कुछ स्थिरांक गुणा Q1 Q2 बाई R²। तो ये जो सूत्र है ये वास्तव में कूलाम का नियम है। क्या है,
कूलाम का नियम है। अब ये कूलाम का नियम यहाँ लगा देते हैं, नाभिक द्वारा आकर्षण बल निकल जाएगा। कैसे? स्थिरांक तो रहेगा के, Q1 यानी पहला आवेश यानी ZE, Q2 यानी दूसरा आवेश गुणा में E बाई R स्क्वायर। ठीक, यानी जो नाभिक द्वारा आकर्षण बल है वो क्या आ गया, KZE स्क्वायर बाई R स्क्वायर आ गया। इसको आप समीकरण 1 का नाम दे दें। और दूसरा बल मैंने आपको कौन सा बताया था, अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल का जो फार्मूला है वो बिल्कुल सिंपल है। अपकेंद्रीय बल का एक ही सूत्र है कि यदि कोई m मास की कोई वस्तु v वेग से घूम रही हो, r वृत्ताकार पथ, एक वृत्ताकार पथ जिसकी त्रिज्या r हो, उसमें अगर घूम रही है तो उसका अपकेंद्रीय बल जो है वो mv स्क्वायर बाई r के बराबर होता है। एक बार फिर से, यदि कोई m मास की वस्तु v स्पीड से एक वृत्ताकार पथ में घूम रही है जिसकी त्रिज्या r हो, तो उस पर जो अपकेंद्रीय बल लगता है उसका फार्मूला क्या होता है, mv स्क्वायर बाई r होता है। ठीक, इसको मैं समीकरण 2 का नाम देता हूँ। ठीक, अब मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया था कि नाभिक द्वारा आकर्षण बल और अपकेंद्रीय बल आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि नाभिक द्वारा आकर्षण बल और अपकेंद्रीय बल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो बराबर होते तो बराबर रखो भाई इनको, KZE स्क्वायर बाई R स्क्वायर बराबर mv स्क्वायर बाई R। ठीक, तो अब हमें R यहाँ से ज्ञात करना है। तो देखिए कि ये R स्क्वायर इधर ले जाता हूँ, mv स्क्वायर इधर नीचे आ जाएगा, तो R स्क्वायर बाई R एक साइड में तो क्या बचेगा R, और लेफ्ट साइड में KZE स्क्वायर बाई mv स्क्वायर बचेगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर आप सोचते हुए सर कि यहाँ पर R का फार्मूला तो निकल गया। अब देखिए यहाँ पर फार्मूला तो निकल गया, लेकिन एक कमी है यहाँ पे कि ये फार्मूले में K की वैल्यू स्थिर है रख देंगे, Z भी रख देंगे, E भी हमें पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी पता है, लेकिन यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी नहीं पता होती, वेग नहीं पता होता कितना है, इसलिए यहाँ से R जो है रेडियस फाइंड आउट करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो हम यहाँ पे एक फार्मूला और लगाते हैं कि बोहर की कल्पना के अनुसार क्या है कि बोहर की कल्पना या बोहर के मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग यानी mvr जो है वो किसके बराबर होता है, nh/2π के बराबर होता है। ठीक, तो यहां से v की वैल्यू निकाल लो, nh/2π इंटू mr। ठीक, तो एक बार आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा फिर से रिवाइज करवा देता हूँ इसको कि नाभिक पर आवेश कितना ZE और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना E, दोनों के बीच का आकर्षण बल जो है हमने कूलाम के नियम से देखा कि Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये इनके बीच का आकर्षण बल आ गया। और अपकेंद्रीय बल का फार्मूला फिक्स है mv स्क्वायर बाई R। तो हमने अभी तक क्या किया है कि आकर्षण बल और अपकेंद्रीय बल आपस में बराबर होते हैं, तो इनको मैंने यहाँ बराबर रख दिया है। ठीक, इनको बराबर रखने के बाद यहाँ से R की वैल्यू आ गई, लेकिन R की वैल्यू में प्रॉब्लम क्या, हमारे पास V वाली प्रॉब्लम है। तो V को डिलीट करने के लिए हम क्या करेंगे, V को रिमूव करने के लिए हम यहाँ पर बोर का कंसेप्ट लगाएंगे, जिसमें कोणीय संवेग किसके बराबर होता है, mvr कोणीय संवेग है जो h/2π का वोल नंबर मल्टीपल है। तो यहाँ से V बराबर आ गया nh/2πmr। अब हम क्या करेंगे, V की वैल्यू उठा करके यहाँ रख देंगे, इसको समीकरण 4 कह देता हूँ। तो समीकरण 3 व 4 से क्या लिखेंगे हम, समीकरण 3 व 4 से क्या आएगा
आर बराबर के इंटू जेड इंटू ई स्क्वेयर अपॉन एम, और वी स्क्वेयर की जगह आ जाएगा आपका एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर, और ये 2 पाई का स्क्वेयर यानी 4 पाई स्क्वेयर, और फिर एम स्क्वेयर और आर स्क्वेयर। ठीक, तो यहाँ से देखिए कि एक एम और ये स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, और तो कुछ कैंसिल होने वाला है नहीं यहाँ पर। तो R इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वेयर इंटू 4 पाई स्क्वेयर, और ये m इंटू आर स्क्वेयर बाई एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर। ठीक, अब देखिए कि यहाँ पर r है, ये आर स्क्वेयर है, तो ये r अगले स्टेप में मैं यहाँ ले आऊं तो अगले स्टेप में मैं क्या करूंगा कि आर स्क्वेयर यहाँ से हटा करके मैं यहाँ ले आऊंगा, तो ये 1/r आ जाएगा कि 1/r इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 4 पाई स्क्वेयर के जेड ई स्क्वेयर एम बाई एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर आ गया। ठीक, ये 1/r इज इक्वल टू आया, तो r क्या आ जाएगा, r यहाँ पर राइट हैंड साइड को पलट दो, ठीक है, दोनों साइड रेसिप्रोकल कर दो, r इज इक्वल टू आ जाएगा एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर अपॉन 4 पाई स्क्वेयर के जेड ई स्क्वेयर एम। ठीक, तो ये बोहर त्रिज्या का सूत्र आ जाता है। ठीक, अगर हाइड्रोजन परमाणु लेते हैं तो जेड की जगह पर 1 रख देंगे। अब देखिए यहाँ पर हम H प्लैंक्स कांस्टेंट है, बाई भी कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है। तो ये सभी कांस्टेंट यानी सभी स्थिरांकों की अगर वैल्यू रख दें तो R जो है वो किसके बराबर आएगा, यहाँ से R जो है वो एन स्क्वेयर बाई जेड इंटू 0.529 गुणा में 10⁻⁻8 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हम बोर रेडियस की गणना कर सकते हैं। जेड की वैल्यू रखो और एन की वैल्यू रखो। एन यहाँ पर क्या है कि जैसे नाभिक के चारों, जैसे इलेक्ट्रॉन पहले कक्ष में भी हो सकता है, एनर्जी लेकर के दूसरे तीसरे आगे कक्ष में भी जा सकता है। तो जिस कक्ष की आपने रेडियस ज्ञात करनी हो वो हम इस फार्मूले में एन की वैल्यू रखेंगे, जेड की रखेंगे और फाइंड आउट कर देंगे। तो कुल मिला के देखिए कि आर्टिकल लंबा जरूर चला गया लेकिन मुश्किल नहीं है, क्योंकि यहाँ तक तो मैंने दोबारा आपको समझा ही दिया था। तो यहाँ ये कोणीय संवेग से v की वैल्यू निकाले, इसमें पुट कर दी। पुट करने के बाद सिर्फ आपने r ही एक तरफ करना है, बाकी दूसरी तरफ ले जाइए, यहाँ पर r का फार्मूला आ जाएगा आपके पास। सभी कांस्टेंट की वैल्यू रखने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी। इसको सिर्फ याद रखना, आपको कैलकुलेट करके नहीं दिखाना इसको। अब यहाँ से एक बात और बता दूं कि जो थर्ड फार्मूला है, थर्ड इक्वेशन है, इसका मैं जस्ट नेक्स्ट आर्टिकल में इसका जिक्र करूंगा, तो ध्यान रखना आपने। अब आगे देखते हैं कि किसी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है उसकी गणना कैसे कर सकते हैं, और उसका फार्मूला हम किस तरह से जो है ड्राइव कर सकते हैं कि हम वही एक इलेक्ट्रॉन वाला एटम ही लेते हैं। और अब देखिए कि जब ये इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा होता है तब इसमें दो तरह की ऊर्जा होती है। एक तो इसमें क्योंकि गति होती है तो गति के कारण जो ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा होती है। और दूसरी जो ऊर्जा है वो देखिए यहाँ पर आकर्षण बल है, इस आकर्षण बल की वजह से जो है स्थितिज ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा यानी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा जो है वो किसके बराबर होती है? गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा का सूत्र आपको पता ही है क्या होता है, हाफ एम स्क्वायर। और स्थितिज ऊर्जा, जैसे यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा का आप सूत्र याद भी रख सकते हैं कि जेड ई स्क्वायर बाई आर, आर स्क्वायर नहीं आर है ये। ठीक,
तो एक बार समझने के लिए आप यहाँ पर ये अज्यूम कर सकते हो कि जो स्थितिज ऊर्जा है वो यहाँ पर जो आकर्षण बल है उसको इस R से गुणा कर दीजिए, आपके पास ऊर्जा आ जाएगी। ठीक है। इसके अलावा जस्ट मैंने अभी आपको बताया था कि पिछले आर्टिकल में मैंने आपको एक सूत्र करवाया था, R इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वेयर बाई एम वी स्क्वेयर। ठीक। और बाद में हमने इस v की जगह वैल्यू रख करके हमने R का सूत्र ज्ञात किया था। तो यहां से इस सूत्र से जो हम एम वी स्क्वेयर की वैल्यू फाइंड आउट करें तो भाई क्या होगा, एम वी स्क्वेयर इज इक्वल टू के इंटू जेड ई स्क्वेयर बाई आर हो जाएगा। ठीक। इसको मैं समीकरण 1 को और इसको समीकरण 2 को, तो एम वी स्क्वेयर की जगह ये वैल्यू रख दूं तो कुल ऊर्जा जो है वो क्या आ जाएगी, कुल ऊर्जा को हम ई का नाम दे देते हैं यहाँ पर। ठीक है। तो ई जो है वो किसके बराबर आ जाएगी, हाफ एम वी स्क्वेयर की जगह मैंने रख दिया के जेड ई स्क्वेयर बाई आर, प्लस और माइनस की गुणा माइनस के जेड ई स्क्वेयर बाई आर। ठीक। तो यहां से देखिए कि के जेड ई स्क्वेयर बाई आर यहाँ पे, के जेड ई स्क्वेयर बाई आर यहाँ पे है। तो के जेड ई स्क्वेयर बाई आर हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर के जेड ई स्क्वेयर बाई आर कॉमन ले लिया तो ये बच गया हाफ माइनस 1, आधे में से एक घटेगा माइनस हाफ बचेगा, माइनस 1 बटे 2 के जेड ई स्क्वेयर बाई आर। ठीक। अब देखिए यहाँ पर R का सूत्र हम पिछले आर्टिकल में ड्राइव करके आए हैं कि एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर अपॉन 4 पाई स्क्वेयर एम के जेड ई स्क्वेयर। ठीक। अब R की ये वैल्यू उठा करके यहाँ रख दीजिए, E इज इक्वल टू माइनस 1/2 के जेड ई स्क्वेयर बाई R की जगह रखेंगे हम एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर, ये वाला उठ करके ऊपर आ जाएगा। ठीक। क्योंकि बटे में करेंगे ना तो घूम के ऊपर ही आएगा, 4 पाई स्क्वेयर एम के जेड ई स्क्वेयर। ठीक। अब इसको सोल्व कर लेंगे, माइनस 1/2 और ये आ जाएगा 4 पाई स्क्वेयर के 2 बार है तो के स्क्वेयर हो गया, जेड भी 2 बार गुना है, 2 जेड की गुना जेड स्क्वेयर हो जाएगी, ई स्क्वेयर इंटू ई स्क्वेयर ई पावर 4 हो जाएगी। ठीक। और बच गया एम। ठीक। एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर, और चेक कर लीजिए इसमें कुछ बचा तो नहीं। हाँ, ये 2 दूनी 4, ये और कट कर सकते हैं तो ये आ जाएगा आपका -2 पाई स्क्वेयर के स्क्वेयर जेड स्क्वेयर ई पावर 4 एम बाई एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर। दिस इज द फार्मूला फॉर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये मैंने आपको बताया था कि ये जो फार्मूले हैं, चाहे रेडियस वाला हो चाहे एनर्जी वाला हो, ये हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन जैसे स्पीसीज पर ही कामयाब है। तो अभी तक देखिए हमने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा क्या होती है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा हाफ एम स्क्वेयर, स्थितिज ऊर्जा माइनस के जेड स्क्वेयर बाई आर। अब हम पिछले आर्टिकल में जो थर्ड इक्वेशन थी उससे हम ये देखते हैं कि एम स्क्वेयर जो के जेड स्क्वेयर बाई आर के बराबर होता है, तो एम स्क्वेयर की वैल्यू उठाई यहाँ रख दी। ठीक। यहाँ रखने के बाद जो है आपके पास क्या आया कि के जेड स्क्वेयर बाई आर जो है कॉमन आ गया और यहाँ अंदर क्या बच गया, माइनस हाफ बच गया। अब अगेन जो आर की फाइनल जो एक्सप्रेशन आई थी हमारी लास्ट आर्टिकल में, वो उठा के हम यहाँ रख देंगे। यहाँ रखने के बाद बस जस्ट अलजेब्रा ही सॉल्व करना है, हमारे पास ई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक। अब आप यहाँ पर एक चीज और ध्यान से देखिए कि यदि हम ये कैलकुलेशन हाइड्रोजन एटम के लिए करेंगे तो जेड बराबर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। बाकी सभी की वैल्यू कांस्टेंट है, पाई की 3.14 है। और इसी तरह से जो है इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश भी निश्चित है, उसका द्रव्यमान भी निश्चित है, ये प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू भी निश्चित है, के की वैल्यू भी निश्चित है। ठीक है। सभी की वैल्यू सारी निश्चित है। तो हम यहाँ पर अगर सारी वैल्यूज रख दें तो ई जो है वो किसके बराबर आ जाएगी, अगर सीजीएस में कैलकुलेशन करें तो ये आएगी 2.179
गुणा 10 की पावर -11 बटे n स्क्वायर, और इसकी इकाई होगी अर्ग पर एटम, अर्ग प्रति परमाणु। या फिर हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं SI सिस्टम में, तो E बराबर आ जाएगा -2.18 गुणा 10 की पावर -18 बटे n स्क्वायर, इतने जूल प्रति एटम। ठीक, इसको याद रखना आपने। अब देखिए कि अर्ग के बजाय अगर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेते हो एनर्जी की यूनिट, तो जो है ये E की वैल्यू आ जाएगी -13.6 बटे n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक, क्योंकि एक अर्ग जो है वो किसके बराबर होती है, 6.2419 गुणा 10 की पावर 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जूल, अर्ग वगैरह ले रहे हो ना, ये ऊर्जा की इकाइयां हैं, ऊर्जा के मात्रक हैं। तो मोस्टली ये वाली फॉर्म हम ज्यादा यूज करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स में ये वाली फॉर्म भी यूज होती है। और ये फार्मूले जो है किसके लिए, हाइड्रोजन के परमाणु के लिए है। अगर हाइड्रोजन जैसा कोई और स्पीसीज लेते हैं तो यहाँ पर Z स्क्वायर और लग जाएगा बस। ठीक है, फार्मूला क्या बन जाएगा एनर्जी का, E इज इक्वल टू -2.18 गुणा 10 की पावर -18 बाई n स्क्वायर इंटू Z स्क्वायर और लग जाएगा बस, कितना जूल पर एटम। ठीक, बाकी और कोई अंतर नहीं है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर कि यहाँ पर एनर्जी नेगेटिव कैसे आ गई, तो वास्तव में बोहर मॉडल में ये चीज एक्सप्लेन की गई है कि जैसे मान लेते हैं कि नाभिक से कोई अनंत दूरी पर, कोई अनंत यानी उससे काफी दूरी पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसकी ऊर्जा 0 मानते हैं। अब नाभिक पर धन आवेश है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश है। जैसे ये इसके नजदीक आएगा तो आकर्षण बल होगा। ठीक, जब भी आकर्षण बल होता है दो वस्तुओं के बीच में तो ऊर्जा रिलीज होती है, ऊर्जा उत्सर्जित होती है और शिथिलता आती है। ठीक, तो जैसे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा पहले से 0 थी और फिर उसमें से उत्सर्जित होती है, तो 0 में से कोई चीज और निकलेगी तो क्या होगी, नेगेटिव तो होगी। ठीक, इस तरह से जो है एनर्जी की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेशन में भी नेगेटिव आई है। ठीक, और इसके अलावा जो ये फार्मूला जो है ऊर्जा का क्वांटीकरण को भी परिभाषित करता है कि n की वैल्यू जो है क्या हो सकती है, होल नंबर हो सकती है। ठीक, तो इस तरह से जो है यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ऊर्जा जो है क्वांटीकृत है। या थोड़ा सा और डिटेल से समझाऊं तो n की जो वैल्यू है वो कोई पूर्णांक 1, 2, 3 या 4 हो सकती है। कि n की वैल्यू हम 1 रख सकते हैं या 2 रख सकते हैं, 1 और 2 के बीच में कोई नहीं रख सकते। ठीक, इसी तरह से 2 और 3 के बीच में कोई नहीं रख सकते। तो एनर्जी की वैल्यू या तो 1 के अकॉर्डिंग ही आएगी, ठीक, या फिर 2 वैल्यू रखेंगे तो वो आएगी। उन दोनों के बीच की कोई ऊर्जा पॉसिबल नहीं है इलेक्ट्रॉन के लिए। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि -2.18 गुणा 10 की पावर -18, यहाँ पर या तो हम 1 का स्क्वायर रख सकते हैं या फिर यहाँ 2 का स्क्वायर रख सकते हैं। ठीक, इन दोनों के बीच की कोई एनर्जी पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से एनर्जी का क्वांटीकरण जो है ये फार्मूला सिद्ध करता है। तो अब आपने क्या करना है कि जो ये एनर्जी के जो सूत्र हैं इनको अच्छी तरह से याद रखना है। जो आगे आने वाले आर्टिकल्स हैं और जो न्यूमेरिकल्स हैं उनमें मैं इनका यूज करूंगा। इसके अलावा देखिए कि जो ये संख्या है, स्थिर संख्या 2.18 गुणा 10 की पावर -18 जूल, इस स्थिर संख्या को हम एक विशेष नाम दे देते हैं जिसको बोलते हैं रिडबर्ग स्थिरांक। क्या बोलते हैं, रिडबर्ग स्थिरांक। अगर रिडबर्ग स्थिरांक के रूप में अगर हम ऊर्जा का सूत्र लिखें तो E बराबर -RH/n², ठीक, पर एटम हो जाएगा, ये प्रति एटम हो जाएगा। ठीक, तो ये थोड़ा शॉर्ट फॉर्म है, यूज करना आसान रहती है। ठीक, तो अगले आर्टिकल में मैं इसी फॉर्म का यूज करूंगा, लास्ट में ये वैल्यू पुट कर दूंगा। अब देखिए कि बोर के परमाणु मॉडल के आधार पर हम हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रा की मात्रात्मक रूप से व्याख्या भी कर सकते हैं। मात्रात्मक रूप से व्याख्या करने का मतलब ये है कि हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रा में जो लाइन दिखाई दे रही है
उनसे संबंधित जो विकिरणें होती हैं, उनकी ऊर्जा, उनकी आवृत्ति, तरंग तीव्रता, तरंग संख्या वगैरह जो है, हम उनके फार्मूले भी हैं जो बोर मॉडल के आधार पर दे सकते हैं। उनसे संबंधित कैलकुलेशन बोर मॉडल के आधार पर कर सकते हैं। तो वो कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। तो बोर मॉडल ने ये तो बताया था कि जैसे कि नाभिक के चारों ओर जो है निश्चित कक्षों के अंदर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ठीक, अगर इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अवशोषित करते हैं तो लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाएंगे, यानी ऊर्जा को अवशोषित करके कम ऊर्जा स्टेट से जो कम ऊर्जा वाला कक्ष है उससे उच्च ऊर्जा कक्ष में चला जाएगा। और लेकिन ये उच्च ऊर्जा कक्ष या एक्साइटेड स्टेट जो है वो इसकी स्टेबल नहीं होती, वहां पर ज्यादा स्थिरता नहीं होती। तो जब ये वापस आता है तो ऊर्जा उत्सर्जित करता है। ठीक, तो जहां से इलेक्ट्रॉन स्टार्ट होता है जिस कक्ष से, उस कक्ष को मैं Ni कह देता हूं। Ni फॉर इनिशियल सेल जो है उसका। अगर मान लीजिए 1 से स्टार्ट होता है तो Ni की वैल्यू 1 हो जाएगी, 2 से स्टार्ट होता है तो Ni की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक, और Nf जहां पर जाकर के रुकता है, मान लेते हैं कि N इज इक्वल टू 5 में जाकर रुकता है तो Nf इज इक्वल टू 5 हो गया। तो जब ऊर्जा अवशोषित करेगा तो Ni जो है वो छोटा होगा और Nf जो है वो बड़ा हो जाएगा, याद रखना इस बात को। ठीक, और जब ऊर्जा उत्सर्जित करेगा, अवशोषण में तो क्या होता है, अवशोषण में F बड़ा I छोटा। ठीक, क्योंकि शुरू कम से हो गया, अवशोषित किया तो हायर एनर्जी स्टेट में चला गया। ठीक, अब ऊर्जा जब उत्सर्जित होती है, ऊर्जा जब उत्सर्जित होती है तब Ni यानी शुरुआत वाला बड़ा है और बाद वाला छोटा है। ठीक, फाइनली छोटा ही है। तो ये चीज ध्यान रखना आपने। अब आप ये देखिए कि अगर इलेक्ट्रॉन चाहे ऊर्जा अवशोषित करे चाहे ऊर्जा उत्सर्जित करे, उसकी ऊर्जा में तो परिवर्तन होगा। ठीक, ऊर्जा में परिवर्तन को मैं डेल्टा ई से लिख देता हूं। और ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, कि जो फाइनल स्टेट की ऊर्जा है माइनस इनिशियल स्टेट की ऊर्जा है। और ऊर्जा का सूत्र हम अभी पढ़ के आए हैं, माइनस RH/n²। ठीक, पर एटम इतनी ऊर्जा होती है। तो डेल्टा ई क्या हो जाएगा, माइनस RH/nf² माइनस RH/ni²। ठीक, अब माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया तो RH/ni², और ये वाला माइनस है तो RH/nf²। अब RH में यहां से कॉमन ले लूंगा, 1/ni² माइनस 1/nf²। ठीक, ये है ऊर्जा में परिवर्तन। ठीक, अब यदि RH की वैल्यू रखते 2.18 × 10⁻⁻18 इतना जूल, तो ये एनर्जी का सूत्र हो जाएगा 1/ni² माइनस 1/nf²। ठीक, तो ये जो सूत्र आपको सामने दिखाई दे रहा है ये एनर्जी का सूत्र है। तो अब यहाँ से थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि अवशोषण के दौरान क्या होता है कि Ni छोटा होता है। ठीक, Ni छोटा होता है, जैसे मान लिया Ni तो मैं मान लेता हूँ 2 है और Nf कितना है, मान लिया 4 है। तो देखिए कि 1/ni² यानी 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4 हो गया। ठीक, और 1/nf² 1/4 का स्क्वायर यानी 1/16 हो गया। तो अब देखिए कि 1/4 बड़ा है और 1/16 छोटा है, यानी ये वाला बड़ा होगा और ये वाला छोटा होगा। ठीक, तो अवशोषण के दौरान डेल्टा ई पॉजिटिव हो गई, अवशोषण के दौरान डेल्टा ई पॉजिटिव। तो
अगर ऊर्जा में परिवर्तन पॉजिटिव है तो इसका मतलब ऊर्जा अवशोषित हो रही है। ठीक। और उत्सर्जन के दौरान Ni बड़ा होगा, यानी ये वाला फैक्टर Ni बड़ा होगा तो इसका मतलब 1/सम बड़ा फैक्टर, यानी वो संख्या छोटी हो जाएगी। किसी भिन्न का हर जितना बड़ा होगा वो भिन्न उतनी छोटी होती है। ठीक। तो उत्सर्जन के दौरान डेल्टा ई नेगेटिव होगी। ठीक। उत्सर्जन के दौरान डेल्टा ई क्या होगी? नेगेटिव होगी। ओके। अब इसी ऊर्जा के सूत्र के आधार पर जो अवशोषित या उत्सर्जित विकिरणें हैं उनकी हम फ्रीक्वेंसी ज्ञात कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी का सूत्र क्या है? डेल्टा ई बाई एच होता है। डेल्टा ई आपके पास है 2.18 गुणा 10 की पावर -18 अपॉन इंटू 1/ni² माइनस 1/nf²। और एच जो है वो प्लांक्स कांस्टेंट होता है। प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.626 गुणा 10 की पावर -34 जूल सेकंड। ठीक। ये जूल में है, ये जूल सेकंड में, जूल से जूल कैंसिल हो जाएगी। ठीक है। ये पर सेकंड है, ये हर्ट्ज में आ जाएगा। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा 3.29 गुणा 10 की पावर 15 अपॉन 1/ni² माइनस 1/nf²। इतना पर 1/सेकंड हर्ट्ज होता है, आवृत्ति की इकाई है। ठीक। और इसी तरह से आप तरंग संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं। तरंग संख्या का सूत्र क्या है? आवृत्ति बटे प्रकाश का वेग। आवृत्ति का सूत्र आपके पास है। ठीक। ni² माइनस 1/nf²। और प्रकाश का वेग 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक। और ये पर सेकंड में है। तो तरंग संख्या जो है वो इतना पर मीटर आ जाएगी। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा 1.0677 गुणा 10 की पावर 7 1/ni² माइनस 1/nf²। इतना पर मीटर आ जाएगा। ठीक। तो इस तरह से हम बोर मॉडल के आधार पर जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो डिफरेंट सीरीज है उनकी ऊर्जा, आवृत्ति, उनकी तरंग संख्या वगैरह हम ज्ञात कर सकते हैं। अब आगे एग्जाम्पल देखिए कि हाइड्रोजन परमाणु में n=5 अवस्था से n=2 अवस्था वाली संक्रमण के दौरान उत्सर्जित फोटोन की आवृत्ति और तरंग धैर्यता क्या होगी। तो जैसे यहाँ पर इन्होंने फोटोन दिया है, तो ये हम पहले ही कह चुके हैं कि बोहर मॉडल जो क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है, और ये कहता है कि जब भी एनर्जी उत्सर्जित या जब भी ऊर्जा जो है वो अवशोषित या उत्सर्जित होती है तो फोटोन के रूप में होती है। तो यहाँ पर जो आर्टिकल जो न्यूमेरिकल हमें दिया हुआ है उसमें ये कहता है कि n=5 यानी ni जो 5 है से n=2 में यानी nf=2 में आ जाता है। तो कहता है कि इसकी आवृत्ति ज्ञात कीजिए और इसकी तरंग धैर्यता क्या होगी। तो पहले तो आप इसकी एनर्जी ज्ञात कर लीजिए। एनर्जी का सूत्र आपके पास है, ni की जगह पर 5 रख दीजिए, nf की जगह पर 2 रख दिया। ठीक। और फिर कैलकुलेट कर लिया। और अब आवृत्ति पूछी है आपसे। आवृत्ति का सूत्र क्या? डेल्टा ई बाई एच। एच की वैल्यू कांस्टेंट होती है, आपको पता ही है। यहाँ से आप जो आवृत्ति ज्ञात कर सकते हैं। ठीक। और फिर आती है इसकी तरंग धैर्यता की बात। तरंग धैर्यता क्या होता है? c/ν के बराबर होती है। ओके। अब कई बच्चों को ये कैलकुलेशन करने में दिक्कत होती है कि जैसे 4.58 गुणा 10 की पावर -19 और 6.626 गुणा 10 की पावर -34। तो आप इसमें ऐसा क्या करें कि जो पावर वाली संख्या है ना उनका हिसाब किताब अलग कर लें, इसका अलग कर लें। ये अगर मान लिया इतना सम छुपा दे तो छोटी क्लासेस वाला सम हो गया 4.58 को इसी से डिवाइड ही तो करना है। ठीक है। चाहो तो आप इसके दशमलव हटा के कर लो कि जैसे इसके पॉइंट यहाँ से हटा दिया, नीचे 100 लग गया, इसका पॉइंट हटाया यहाँ से ऊपर 1000 लग गया। ठीक। अब इस संख्या को अलग सॉल्व कर लो, पावर का हिसाब अलग कर लो, बस सम हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक।
तो लास्ट में जैसे साइंटिफिक नोटेशन में हम क्या करते हैं कि जो दशमलव लगाते हैं ना वो एक नॉन जीरो के बाद लगाते हैं, ठीक, बाकी 10 की पावर में एडजस्ट कर देते हैं इसको। अब बोर मॉडल की सीमाओं पे हम नजर डालते हैं। कहता है कि रदरफोर्ड मॉडल की तुलना में जैसे इन्होंने हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जैसे और जो सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले जो आयन थे उनके स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर दिया, उनके स्थायित्व को की भी व्याख्या उन्होंने अच्छी तरह से कर दी है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ एक कमियां हैं। एक तो ये जो हाइड्रोजन का जो फाइन स्पेक्ट्रा है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जो उसके अंदर फाइन लाइन्स आती है उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दूसरा जो भारी तत्व है उनके स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सकता। और इसके अलावा दो प्रभाव है, जीमान प्रभाव और स्टार्क प्रभाव, कि जब हम चुंबकीय क्षेत्र या विद्युतीय क्षेत्र अप्लाई करते हैं तब ये स्पेक्ट्रम में रेखाएं जो है ना इनका विपाटन हो जाता है, ये कुछ दूर दूर हो जाती है, ठीक। तो इनका चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र अप्लाई करने पर इन रेखाओं पर क्यों प्रभाव पड़ता है, इस बात को जो है बोर का मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और यह परमाणुओं के रासायनिक आबंध द्वारा अणु बनाने की क्षमता की भी व्याख्या नहीं कर सका, तो ये कुछ एक कमियां हैं। अब इसके अलावा ये भी हम देख सकते हैं कि बोर जो है वो परमाणु का एक प्लेनर मॉडल देता है, एक चपटा मॉडल देता है ये, ठीक, कि इस तरह से एक्सप्लेन करता है, जबकि परमाणु तो 3 डायमेंशनल होता है, 3 विमीय होता है, गेंद की तरह से गोल होता है या डिस्क की तरह से गोल बता रहा है, ठीक है। ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता। इसके अलावा अगले आर्टिकल में हम डी ब्रोगली कंसेप्ट और हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और पढ़ेंगे, तो वो भी बोर मॉडल में सुधार की कुछ जरूरत बताते हैं और एक नए मॉडल की तरफ हमें रिडायरेक्ट करते हैं। तो अगले लेक्चर में हम डी ब्रोगली कंसेप्ट और हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।